નમસ્કાર, હેડલાઇન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું તમારી સાથે શીતલ ગોહિલ। 15મી ઓગસ્ટનો આજે દિવસ છે। આજે દેશ પોતાનું 78મું આઝાદીનું ઉત્સવ ઉજવી રહ્યું છે અને આપણે બધા જે ઉત્સવના સહભાગી છે તેની માટે આપણને ખૂબ ગર્વ હોવો જોઈએ। દેશને આઝાદી તો મળી, પણ તેની સાથે સાથે ઘણા બધા કડવા માઠા અનુભવ દેશના જવાનોને થયા હશે। દેશના જવાનો જે છે તે હંમેશા સરહદ પર અડીખમ ઊભા રહે છે અને હંમેશા દેશની રક્ષા કરવા માટે તૈયાર હોય છે। એવા જ એર વોરિયર્સના ઇન્ટરવ્યૂઝ આજે અમે કરી રહ્યા છે અને એવા જ એર વોરિયર્સ સાથે વાત કરીને તેઓના અનુભવ જે છે તે સાझा કરી રહ્યા છે। આજે એવા એક એર વોરિયર આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। તે ગુજરાતના છે। તેઓનું નામ છે દિનેશ પટેલ। તેઓએ પોતાના કાર્યકાળમાં કયા કયા પ્રકારના અનુભવ કર્યા છે તેના વિશે આજે આપણે વાત કરવી છે અને તેઓની સાથે ચર્ચા કરતા પહેલા માત્ર બે જ લાઈન કહેવા માંગીશ। કંઈક આવું કીધું છે કોઈએ કે जिद पर अड़ जाएंगे तो रुख मोड़ देंगे तूफानों का, जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ देंगे तूफानों का, तुमने तेवर कहाँ देखे हैं तिरंगे के दीवानों का। जी हाँ, तिरंगाना दीवाना खरेखर છે અને 1970ની વોરમાં એ ખરેખર ત્યાં હાજર હતા અને તેઓએ 1970ની વોરના દરેક અનુભવ આપણી સાથે શેર કર્યા છે। તો વાત કરીએ દિનેશ પટેલ સાથે। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हेडलाइन न्यूज़ के माध्यम से हमसे जुड़े और साथ ही में बहुत लोग आपको देख रहे हैं। आज 15 अगस्त है, आज देश का दिन है और साथ में कहें तो आपका भी दिन है। और आप जैसे लोग जो है वो हम लोगों को कुछ कर गुजरने का जज्बा देते हैं और कुछ कर गुजरने की वो हिम्मत जो है वो आप जैसे लोगों से आती है। बात करते हैं 1971 की, वहाँ से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 1971 के वो जो दिन थे कैसे थे, कैसा माहौल था, लोगों में डर था। भारत पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पर हमने सिर्फ सोचा है और इमेजिन किया है। आपने देखा है और जिया है। आप बताएंगे क्या क्या माहौल था और कैसी चीज़ें आपने देखी वहाँ पे। पहले तो नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार दोस्तों, और 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो हमारा देश के लिए विज़न है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जहाँ हर चेहरे पे मुस्कान मिले, हर मंदिर में अल्लाह मिले और हर मस्जिद में भगवान मिले। तो इसके साथ ही मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आपने मुझे पूछा है 1971 वॉर कैसा रहा। इतिहास के अंदर ऐसी वॉर पिछले 100 साल में नहीं हुई। सिर्फ 13 दिन की वॉर थी। 3 तारीख को चालू हुई थी और 16 को ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो जो युद्ध था वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं उस वक्त 17-18 साल का था जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश बॉर्डर पे था जहाँ पर आज प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो बांग्लादेश बॉर्डर पे थे और युद्ध चालू हो गया था और हमको 24 घंटे ड्यूटी पर रहना था। 24 घंटे यूनिफॉर्म में रहना था। 24 घंटे हमारे पास एक राइफ़ल दी गई थी और हम इंजीनियर थे तो हम एरोप्लेन पे काम करते थे, फाइटर्स पे काम करते थे। उस ज़माने में हंटर एरोप्लेन थे और उसका सही जो चीज़ है आपने देखा होगा बॉर्डर पिक्चर के अंदर, वो एग्जैक्टली उसमें जो हुआ था वही हमने फिज़िकली उसको देखा है। और 24 घंटे हम ड्यूटी पर रहते थे। हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था जंगल के अंदर। हालांकि हमारे पास बैरक्स थे, लेकिन क्योंकि बॉम्बिंग ना हो इसलिए हमको शिफ्ट कर दिया गया था जंगल में। तो रनवे के बिल्कुल बाजू में हम प्लेन को धक्का मार के कच्चे में ले जाते थे। वहाँ पर टेंट बने हुए थे, उसमें हम रुकते थे और रात को नाइट आउट टोटली ब्लैकआउट रहता था। और कभी कभी खाना 10-11 बजे पर आता था। हमारी ट्रक जो आती थी हमको खाना देने के लिए वो पैकेट्स में खाना लेके आती थी और रोड से चिल्लाती थी कितने लोग हैं। हम बोलते थे 10 लोग हैं तो 10 पैकेट रोड पे फेंकते थे, हमको जाके उठाने के थे। इस तरह हमको कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, 11 बजे से खाना मिलता था रात के वक्त खास करके। वो बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। और सुबह 5 बजे हमको एरोप्लेन, 3 बजे हम उठ जाते थे। 3 बजे उठ के प्लेन जो डैमेज है या प्लेन को बॉम्ब लोड करना है, मिसाइल लोड करना है, वो सारे काम हम करते थे। और पहले जैसे ही सन राइज होता था पहली फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाती थी। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ा बात यह थी कि ढाका के अंदर ही एक ही रनवे था पूरे बांग्लादेश के अंदर जहाँ से फाइटर प्लेन टेक ऑफ करते थे। तो इंडियन एयरफोर्स ने, मुझे याद है कि जब 13 दिसंबर को युद्ध डिक्लेयर हुआ, प्रेसिडेंट इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, वो साइन करते हैं प्रोमलगेशन ऑफ वॉर कि डिक्लेयर वॉर। तो सुबह 2:30 बजे युद्ध का प्रोमलगेशन साइन हुआ था। और मुझे थोड़ा सा याद है कि हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी और नेवी की बात अलग है, लेकिन बीइंग एन एयरफोर्स पर्सनल मुझे पता था कि पहले 2.5 घंटे के अंदर 150 अटैक इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लीट कर दिया था।
ये हमारे युद्ध की तैयारी थी। और यहाँ तक बोला गया कि क्योंकि हमारे जो पायलट थे बताते थे कि कराची पर पहले दिन इतनी बॉम्बिंग हुई थी कि 3 दिन तक वो आग बुझा नहीं पाए थे, क्योंकि जो दूसरे पायलट जाते तो बोलते थे कि अभी भी वहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव काम हमारी फ़ौजों ने किया था, और वो शुरुआत थी। और शुरुआत पहले 2 दिन के अंदर हमने ढाका का रनवे ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ से एयरफोर्स से जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन बॉर्डर पे बहुत ही टेंशन थी। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं 1970 वॉर पे 2 घंटे बात कर सकता हूँ, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम युद्ध जीत गए तो 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया। और ब्रिटेन ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया था कि पिछले 100 साल के अंदर ऐसी कोई वॉर नहीं हुई जो डिसीजिव वॉर हो, जहाँ युद्ध में एक सेना ने हार कबूल कर ली, 93,000 ने हथियार, सोल्जरों ने हथियार फेंक दिए, सरेंडर कर दिया। ऐसे पिछले 100 साल में कोई युद्ध नहीं हुआ। आप वियतनाम की वॉर देख लीजिए, 20 साल तक अमेरिका के सामने लड़ा। आज यूक्रेन की वॉर 2.5 साल से चल रही है, बराबर है। उसी तरह से कई युद्ध चल रहे हैं, और पूरा इतिहास आप देख लीजिए। इराक वॉर के अंदर अमेरिका जैसा सुपर पावर, अफगानिस्तान को 20 साल तक वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन हिंदुस्तान की फौज है, जिसका मुझे गौरव है कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, कि 13 दिन के अंदर युद्ध ख़त्म भी कर दिया, सरेंडर भी करवा दिया। साथ ही में आप आई विटनेस हो बहुत सारी चीज़ों के, और बहुत सारा एक्सपीरियंस जैसे आपने कहा। तो 2 चीज़ें पूछना चाहूँगी। मोमेंट व्हेन यू फील सो प्राउड एंड मोमेंट व्हेन यू फील स्कैर्ड, क्योंकि ऐसा कभी हुआ कि आप लोग बैठे हो और कहीं से बम गिर गया हो और एकदम से थोड़ी सेकंड के लिए ऐसा हुआ हो कि क्या हो गया, और एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको बस और कुछ नहीं नज़र आया, बस खाली वो तिरंगा नज़र आया? देखिए, इसमें जो डर एक है ना, जैसे कि कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो डर जो है ना वो इतना नेगेटिव नहीं है जितना बताया जाता है। जैसे फौज में जाना है और डरना, तो डर इट क्रिएट्स अलर्टनेस इन यू, आपको चौकन्ना बनाती है। अगर हम सो गए रात को, दुश्मन युद्ध चल रहा है, हम सो गए और हमको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो अलर्टनेस ही नहीं आएगी। हमको अंदर एक डर रखना है, कभी भी दुश्मन आ सकता है, तो अलर्टनेस होती है, और वो हमको दुश्मन आता है तब जगा देती है, बराबर। तो ऐसा उस टाइप का डर तो होना भी चाहिए, ताकि आप अलर्ट रहें और ये करें। बट ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे हम लोग एकदम बांग्लादेश बॉर्डर से 30 किलोमीटर के नज़दीक थे, मतलब, तो हमारे इवन प्लेन टेक ऑफ होते थे, उसको टर्न भी मारना है ना तो बॉर्डर में घुस जाते थे, इतना मतलब नज़दीक हम थे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो उस वक्त कभी भी दिन में 3-4 बार अटैक होता था, पहले 2-3 दिन का जहाँ तक था, और सायरन बजती थी और हमको भाग के ट्रंचेस होते थे, खड्डे बनाए हुए जिसको ट्रंच बोलते हैं, उसमें घुस जाने का, ताकि कोई बॉम्ब जब ब्लास्ट हो तो आपको डैमेज ना हो। वहाँ पर वो किस्सा एक बना है जिसका आज भी मुझे बहुत ही शॉकिंग इट वॉज, कि हम लोग गए, सब लोग, एक सायरन बजी, हम लोग सब स्टाफ के जो काम कर रहे थे बिल्डिंग के अंदर, वो सब जाके ट्रंचेस में घुस गए। और उसके बाद आके जब रेड ख़त्म हो गई और सेफ्टी सायरन बजा, तब हम फिर आके काम करने लगे। 2.5 घंटे के बाद हम सोच रहे कुछ लोग मिसिंग हैं, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इमीडिएटली कुछ लंच टाइम ऐसा हो गया, 2.5 घंटे बाद कुछ 4-5 लोग नहीं मिल रहे हैं। और जब तब जाके जो शॉक लगा, और बाद में पता चला कि जो ट्रंच में जो लोग घुसे थे, एक ही ट्रंच में चले गए थे, और उसके बाजू में बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, और सारी मिट्टी इनके ऊपर गिर गई थी। दिस वॉज सो शॉकिंग, आज भी मुझे वो याद है। फॉर्चुनेटली हम बच गए थे, लेकिन दिस वॉज द इंसिडेंट, इट हैपन। और वरना एयरफोर्स में ऐसा कभी होता नहीं है, बट दिस हैपन एंड नोबडी रियली नोटिस्ड इट। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। और ऐसी कोई मोमेंट जहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ तिरंगा है और कुछ नहीं? देखो, इसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से बेहतर कोई कफन नहीं होता। तो ये मोमेंट तो हमको होती है। और सबसे बड़ी मोमेंट इसलिए मुझे ये लगती है कि जिस दिन जनरल न्याजी और जनरल अरोरा, बराबर, जनरल न्याजी फ्रॉम बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान आर्मी, और हमारे जनरल अरोरा फ्रॉम इंडियन आर्मी, जब वो साइन किया ना उन्होंने सरेंडर कि हम हथियार फेंक रहे, और जो साइनिंग आपने फ़ोटो काफ़ी देखी होगी, दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हम उसके एक पार्ट थे। मतलब वो जीत के हम भी एक पार्ट थे, चाहे हमने कोई भी रोल किया हो।
तो वो एक सबसे मोमेंट, प्राउड की मोमेंट थी कि ये हिस्टोरिकल जो मोमेंट है ना, उसके हम एक हिस्सा बने हैं। तो हमको वो बहुत ही अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फिल्मी स्टोरी जैसा था। जनरल अरोरा और जनरल नियाज़ी दोनों के दोनों क्लासमेट थे। हिंदुस्तान जब डिवाइड हुआ उससे पहले दोनों क्लासमेट थे, दोनों फ्रेंड थे, बराबर है। और आपने कभी ये स्टोरी सुनी भी होगी कि उसने एक साइकिल दी थी जनरल अरोरा को, जनरल अरोरा ने उनको, जिसका पैसा उसने नहीं दिया था। जिस जानवर साइकिल 200 रुपये की थी, लेकिन वो पैसा नहीं दिया था। तो मजाक में उन्होंने बोला भी, तूने मेरे साइकिल का पैसा नहीं, मैं पूरा तेरा देश ले लिया। दिस इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस, वो हिस्टोरिक बात है। साथ ही में आपने जब एयरफोर्स ज्वाइन किया और आप जब फोर्स में थे, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी शासन में थे, अभी मोदी जी जो है वो सत्ता में हैं। तब की जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग है, अब चीज़ें बहुत बदल गई है, टेक्निकल चीज़ें बहुत आ गई है। एयरफोर्स के पास एक से एक टेक्निकल जो है वो इक्विपमेंट्स हैं। तो अभी कितना एडवांटेज है और तब कितने डिसएडवांटेज थे, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो वक्त के साथ सब बदलाव आते हैं। पुराना वक्त चला जाता है, नया वक्त आता है, नया वक्त नया लेके आता है। पुराना वक्त कुछ यादें छोड़ जाता है, मतलब ऐसा करके। तो उस वक्त का लाइफ बहुत टफ थी फौजी की। सिर्फ फौजी की नहीं, सबकी लाइफ टफ थी। आज जैसे हमारी पोस्टिंग होती, मेरी आसाम में पोस्टिंग हुई है, बांग्लादेश बॉर्डर पे हम थे, तो यहाँ से ट्रेनों में जाते थे, हमको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। हम कभी टॉयलेट के पास बैठ के या नीचे बैठ के, दरवाजे के पास बैठ के 4-4 दिन की जर्नी करते थे। इट्स अ टफ टाइम, बट उसको स्वीकार लिया गया था, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, पूरा देश या पूरी दुनिया या दूसरे लोग भी इसी तरह से ट्रैवल करते थे। आज वो कंफर्ट लेवल बहुत सारा आ गया है। उस वक्त हथियार पुराने थे, जैसे हंटर थे, तो हंटर 65-40-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट से हम लोग फाइट करते थे। मिसाइलें थी, वो सब पुरानी थी। बड़े बड़े बम थे। अभी सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस जब आ गया, सोफिस्टिकेटेड आ गया है। अभी ऑफिस में बैठ के काम ज़्यादा होता है, ड्रोन से ज़्यादा होता है, तो वो सब चीज़ें में काफ़ी सारा बदलाव है। सैलरीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर, मैं इतना खास करके यंग जनरेशन को कहना चाहूँगा कि अभी जो बदलाव आया है फ़ौज के अंदर, हम जब थे तो उस वक्त हमारे टाइम में हमको पाकिस्तान के सोल्जर से कम तनख्वाह मिलती थी। वो हमने कंपेरिजन किया है, लेकिन हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग जीत गए। इसलिए बोलते हैं कि वॉर इज़ नॉट वॉन बाय द मशीन्स, इट इज़ वॉन बाय द मैन बिहाइंड द मशीन। तो वो जो युद्ध हमने जीता था, आज के ज़माने के अंदर सभी कुछ कम, सैलरी से लेकर सब कुछ इतना रिवाइज हो चुका है कि आई कैन चैलेंज कि अगर आप फौज अभी के टाइम में ज्वाइन करते हो तो यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। मीन्स अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी के जो यंग जनरेशन है, उनको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, कंफर्ट लेवल की, रिस्पेक्ट के साथ जॉब चाहिए। तो पहले वो सैलरी वगैरह नहीं थी, इसलिए कन्विंसिंग नहीं था। लेकिन आजकल सैलरी से लेके कंफर्ट लेवल सब इतना अच्छा आ गया है कि आपको फौज का एडवेंचर, और फौज में एडवांटेज ये है कि रिस्पेक्ट के साथ साथ एक सेंस ऑफ मिशन, जिसको बोलते हैं, दो टाइप की जिंदगी होती है। एक तो वर्किंग फॉर कमीशन एंड वर्किंग फॉर मिशन। तो वर्किंग फॉर कमीशन जो है वो तो आप कॉर्पोरेट जॉब में या कहीं भी करते हो, लेकिन वर्किंग फॉर मिशन एंड स्टिल गेटिंग इनफ कमीशन, वो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। दूसरी बात है कि सोफिस्टिकेशन और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आज का लेटेस्ट जो इंजीनियर है, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, या तो जो भी सॉफ्टवेयर के साथ, या तो डॉक्टर्स हैं, सभी लोग जो हैं उसमें, क्योंकि अभी मॉडर्नाइज हो गया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब टोटली मॉडर्नाइज हो गया है। तो सभी तरह के लोगों की वहाँ पर ज़रूरत है, तो यू गेट गुड स्कोप इन द कैरियर। तो बहुत ही बढ़िया आज की ज़िंदगी हो गई है। साथ में जैसे आपने कहा कि उस टाइम पे ढाका का जो रनवे है वो आपने कुछ ही दिनों में जो ख़त्म हो गया था। इसके साथ अभी आपने कहा कि जब आपका पोस्टिंग बांग्लादेश की तरफ भी हुआ है, अभी बांग्लादेश की जो हालत है उसके ऊपर बात करें, आरक्षण की वजह से पूरा बांग्लादेश जो है वो तहस नहस हो गया और बांग्लादेश के लोग अभी सड़कों पे है। वहाँ पे जो भारतीय है उन लोगों को भी बहुत परेशानी देखनी पड़ रही है। आप इस बांग्लादेश वाले पूरे मुद्दे पे अगर कुछ कहना चाहो तो क्या आपकी राय हो सकती है? देखो, हमारे उस मुद्दे को, और हमारी अभी 4 दिन पहले एक सेमिनार हुआ था पूर्व सैनिक सेवा परिषद नेशनल लेवल पे, पूरे हिंदुस्तान से लोग बैठे हुए थे और सबका कंसर्न था कि हिंदुओं के ऊपर या जो कुछ अटैक वगैरह हो रहे हैं। लेकिन मेरा जो मैसेज है ना वो दूसरा देना चाहता हूँ। यहाँ की जो माइनॉरिटी है उनको ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर 46 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं
कहीं पर भी शेख हसीना ने शरण नहीं ली, हिंदुस्तान में ली। बहुत बड़ा मैसेज है कि ये देश आज भी आप सबके सबसे सेफेस्ट देश है, और आप जिस देश के अंदर रह रहे हो वहाँ सबसे सेफेस्ट देश के अंदर रह रहे हो, तो फिर इतना दंगा फसाद यहाँ पर क्यों? ये मेरा सबसे यहाँ की माइनॉरिटी से क्वेश्चन है, और आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इनको जागरूक होना चाहिए कि हमको जो कंफर्ट, जो फ्रीडम, जो कुछ मिल रहा है वो और आपके पड़ोसी देश, दो देश है उसमें नहीं है। साथ ही में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में आते ही जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हसीना जी जो है वो भारत ही आई, और भारत में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुद्दे बनाए जाते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक बन जाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम भारतीय होके हमको समझना है, क्योंकि हमको भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है और हमें ही अपने देश को आगे भी बढ़ाना है। पॉलिटिशियंस आर रूलिंग द कंट्री, पर उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है, एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, जो बेसिक जिम्मेदारी है? देखो, बेसिक जिम्मेदारी तो सबकी है कि अगर खुद हर नागरिक मतलब अपनी जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर उसके पीछे एक छोटा सा मकसद डाल दें ना कि मैं इंडिया को बिल्डअप कर रहा हूँ, बराबर है, तो अगर हर आदमी ये सोचे कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ मेरा हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है, इतना सोचना चालू कर देने, तो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो सकते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज यही मैं देना चाहता हूँ कि भाई यू थिंक अबाउट द नेशन, बिकॉज विदाउट नेशन यू आर नथिंग। अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर भेज दिया जाए, बहुत सारा मतलब पैसा दे के, बंगलोज ये सब दे के, और जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ आपको कोई पहचान ही नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, रोहिंग्या की क्या हालत हो रही है देखो, तो आपका जो इज्जत है, आपकी जो नाम है, वो सब कुछ आपके देश की वजह से है। इसको डिग्रेड मत करो। यू बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, साफ सफाई का ख्याल रखो, देश की नुकसान हो रहा तो वहाँ पर स्टॉप करो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। बराबर, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही में पिछले 3 साल से जो है वो सही मायने में कहे तो भारत के लोगों में भारत के प्रति प्यार बढ़ रहा है, और जब भी 26 जनवरी आती है या जब भी 15 अगस्त आती है तो सब लोग तिरंगे को वो प्यार इज़्ज़त पहले भी देते थे, पर जैसा हम लोग देखते जाते हैं, अडप्ट करते जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, लोग रील्स में देखते हैं और फिर वो जज्बा जागता है। तो हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ, और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर किसी नागरिक को ये प्रिविलेज मिला कि आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा तिरंगा लहरा सकते हो। आपको क्या लगता है कि ये जो पहल हमारे देश में हुई है हर घर तिरंगा की, वो सही मायने में क्या हर हिंदुस्तानी के दिल में एक छोटा सा हिंदुस्तान जीवित रखेगी? देखो, जरूर रखेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि दांडी मार्च जब हुई थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, तो गांधी जी ने सिर्फ एक मुट्ठी भर नमक उठाया था, और ये मुट्ठी भर जो नमक है ना, छोटा सा एक्शन, बड़ा स्मॉल एक्शन एंड माइटी रिजल्ट्स, तो ये एक मूवमेंट बन गया, क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी वजह से, और आज देश को आज़ादी मिली। तो क्या है कि ये जो जागृति लाने की अपनी बात है ना, खास करके हमारी जो अभी नई सरकार आई है, और ख़ास करके मोदी जी, उनका जज्बा जो है देश के प्रति, प्लस अनक्वेश्चनेबल जो है वो हर छुट्टियां जो है फ़ौज के साथ बिताते हैं, फ़ौज को रिस्पेक्ट देते हैं, फ़ौज के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जैसी बेनिफिट वगैरह सब लिया है, और उसकी वजह से लोगों में एक जागृति भी आई। और सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेन जो कहते हैं कि पहले मोदी जी ने आते ही 60 कंट्रीज़ का दौरा किया था, तो लोग बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने देश में आ रहे हैं, ऐसा मजाक भी करते थे। बट उसका फ़ायदा आज ये हो रहा है कि हर दुनिया का हमारा जो पासपोर्ट है ना, उसकी आज वैल्यू बढ़ गई है, बराबर, कि इंडिया का पासपोर्ट रखा, अच्छा आप इंडिया हो। और पहले जब जाते थे, मैं 2 बार गया हूँ यूके, तो एक बार मैं गया था 2011 में, तो 2011 में पासपोर्ट रखते थे, ओके इंडिया ऐसा करके बोलते थे, और अभी मैं अच्छा इंडिया से है, इतना फ़र्क हो जाए। तो ये जो, और सबसे बड़ा हमारा तिरंगे का पावर आपने यूक्रेन वॉर के अंदर देख लिया कि पाकिस्तान की बसें भी जो है इंडिया का झंडा लगा के अपने स्टूडेंट को बचा के लाई है। तो तिरंगा की वैल्यू तो इससे बढ़कर और क्या वैल्यू हो सकती है कि आपका झंडा इतना बड़ा फ़र्क दुनिया भर में कर रहा है, तो आपको तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना।
ऐसा करते साथ ही में दो सवाल जाते जाते। सबसे पहला, जितने भी आपके को वॉरियर्स हैं, जो एयर वॉरियर्स हैं, जो आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, जो आपको आज के दिन देख रहे हैं, और उन लोगों को अगर मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे? उनको तो मैसेज मैं एक देना चाहता हूँ। पहले तो ये लोग जो है ना, जो फौजी, आप सब लोग जो फौजी हमको सुन रहे हैं, उनको इतना मैं कहना चाहता हूँ, जो फौजी है ना वो अलग मिट्टी का बना होता है। हर आदमी क्यों फौज में नहीं जाता है, कुछ उनके जो जज्बा जिसको बोलते हैं। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक फौजी कैसे बनता है, तो कहते हैं कि सारे जहाँ की बेचैनियाँ समेट कर खुदा से जब कुछ भी नहीं बनता तब जाके एक फौजी बनाता है वो, बराबर है? तो ये हम आप उन लोगों में से हैं। तो आपकी जो भी उम्र हो, रिटायर्ड हो, जो कुछ भी हो, हथियार मत फेंको। क्यों? 60 साल के ऊपर की उम्र के बाद एक नई ज़िंदगी चालू होती है। ये मेरा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। इस वक्त होल वर्ल्ड जो दुनिया को हिला रहा है तो 60 के ऊपर के लोग हैं। आप जो बाइडेन ले लीजिए, आप डोनाल्ड ट्रंप ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, आप अमिताभ बच्चन ले लीजिए, आप बिल गेट्स ले लीजिए, आप वॉरेन बफेट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। बिकॉज द पास्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द फ्यूचर, बराबर है? क्योंकि आपका जो भूतकाल है उससे वो कभी भी भविष्य काल से बड़ा नहीं हो सकता। आपने ज़िंदगी के 70 साल गुजार दिए, आपके पास 10 साल हैं, उस 10 साल के अंदर वो कारनामा आप कर सकते हो जो आपने 70 साल में नहीं कर सके। और फौजियों के लिए सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहूँगा, थक कर यूँ ना बैठो, उड़ान अभी बाकी है। थक कर यूँ ना बैठो, उड़ान अभी बाकी है। जमी खत्म की हुई तो क्या, आसमान अभी बाकी है। तो ये मेरे सभी फौजी भाइयों से लिए मैं इतना कहना चाहूँगा। तो और किसी ने खूब ही कहा है, वंस अ वॉरियर ऑलवेज अ वॉरियर। और जितने भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आज के दिन, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, सब कोई जो है वो आप लोगों को सुनना बहुत पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि आपने जो कहा, आपने जो अपनी बातें शेयर की, वो सच में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए भी बना है। तो हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई व्यूअर्स को मैं इतना मैसेज देना चाहूँ कि लाइफ इज़ आइदर ए ग्रेट एडवेंचर और नथिंग। ज़िंदगी या तो बेहतरीन साहस है या तो कुछ भी नहीं है। मतलब बीच की ज़िंदगी मत पसंद करो। ज़िंदगी में खास करके यंग जनरेशन को बहुत कुछ करना होता है, और आसान ज़िंदगी मत चूज़ करो, क्योंकि शॉर्टकट से आप कभी भी कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। आप लॉन्ग टर्म विज़न रखो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो, और जब आप ये सब कुछ करते हो तो सफलता आपको मिलती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फूल कितने भी तोड़ो मंदिरों के वास्ते, फूल कितने भी तोड़ो मंदिरों के वास्ते, फूल फिर भी बचेंगे तितलियों के वास्ते। हौसला, हिम्मत, इरादा और जुनून बरकरार रखो तो रास्ते ही रास्ते हैं मंजिलों के वास्ते। बहुत खूब कहा आपने, और आपके साथ भी यही है कि आप बोले रहे और हम सुने रहे। पर आज के इस एपिसोड को हम यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, पर ये हमेशा चाहेंगे कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहो, और आपके जितने भी एक्सपीरियंस है, आज तो पहला एक्सपीरियंस था, पर ऐसे हमें पता है बहुत होंगे, और उस सारी चीज़ों पे हम हमेशा बात करते रहे। तो फिर से एक और बार आपसे जुड़ेंगे, और आपकी यही सारी बातों को हम लोगों के सामने हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए मुझे और हेडलाइन न्यूज़ को विदाई दीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। तो इन लोगों के लिए कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ। जैसे सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, और उस लाइन के बाद आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। तो कुछ ऐसे ही 2 लाइन कही है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पर जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और यहाँ पे जो वॉरियर्स हमारे साथ है वो सही में खून से नहाए हुए हैं, क्योंकि पसीने की तो उन्होंने कभी चिंता की ही नहीं है। और ऐसे ही जज्बात के साथ, ऐसे ही जज्बे के साथ इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, और आगे भी बहुत चीज़ें देते आएंगे। पर आज के लिए मैं यहाँ पे पूर्ण विराम लेना चाहूँगी, क्योंकि बोलने के लिए आज मेरे पास सही में प्यार से शब्द नहीं है। क्योंकि क्या कहूँ इस देश के लिए, मेरे सामने जो जवान बैठे हैं उन्होंने तो इस देश को जिया है। तो इसी जज्बे के साथ मुझे विदाई दीजिए। जय हिंद।